और दूसरा गिलास खाली हो, अगर ये दोनों नहीं है तो गिलास में पानी नहीं जाएगा। गिलास खाली है पर उल्टा रखा हुआ है तो भी पानी नहीं जाने वाला। गिलास भरा हुआ है और सीधा रखा हुआ है तो भी पानी नहीं जाने वाला। चक्कर ये है कि हम में से कई लोग अपने गिलास को उल्टा करके बैठे हैं और कई लोग भर के सीधा रखा हुआ है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि पानी जाने के लिए आपको कैसे भरोसा होगा? कैसे? और वो खाली करेगा कौन? मैं तो कर नहीं सकता। मैं तभी तो आपसे जानना चाह रहा हूं, कौन कैसे करोगे? वही तो पूछ रहा हूं। देखिए मसला यही है, जब मैंने आपसे कहा कि आप मेरा सच कैसे जानेंगे, तो आपके पास उस सच को जांचने का कोई तरीका ही नहीं। और यही वजह है जिसकी वजह से हम कभी भी पूरी शिद्दत के साथ किसी जगह पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास उस सच को जांचने का, उस सच को नापने का कोई पैरामीटर नहीं, और हमें आज तक किसी ने दिया भी नहीं। और आज की बातचीत के अंदर मेरा कोई मकसद आपको मीथर समझाना नहीं है, मैं आपको मीथर समझाने नहीं आया। मेरी अपनी एक शख्सियत है और मैं मीथर में केवल इसलिए हूं क्योंकि मुझे उस शख्सियत से सच्चा रहने के लिए मीथर ने कभी रोका नहीं है। मैं आज आपको मीथर समझाने नहीं आया, मैं आज आपको केवल वो पैमाना देने आया हूं जिसको आप लेकर कहीं पर भी इस्तेमाल करें, आपको सच्चाई जानने में सहूलियत होगी। मैं मीथर के बारे में बातचीत जरूर करूंगा क्योंकि मैं उस पैमाने के ऊपर साथ साथ मीथर को जोड़कर बताता रहूंगा, पर वो पैमाना इस तरीके से होगा कि आप उस पैमाने को ले जाकर कहीं भी लगा दीजिए, कहीं भी सेट कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट सही आएगा। ठीक है सर? तो आज हम बातचीत दो हिस्सों, हमारा लंच कितने बजे होना है सर? 2 बजे, 2:30 के आसपास, क्योंकि पौने को हमारा हो गया, 2:15 के आसपास हम रख सकते हैं। हम बातचीत को 2 हिस्सों में करेंगे। लंच से पहले के हिस्से में, क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में नए हैं, कुछ की आईडी लगी हुई है पर वो बिल्कुल नए के समान है, तो हम मीथर की जो बीओपी होती है उसको कवर करते हुए बातचीत करेंगे ओवरव्यू की मीथर एक्चुअली है क्या और करना क्या चाह रही है। और लंच के बाद हम इस बात पे बातचीत करेंगे कि क्या मीथर एक स्टेबल प्रोजेक्ट है, या कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टेबल होता है तो उसमें क्या बातों को चेक करने की जरूरत होती है। इन सब मालूमात को हम लंच के बाद, भोज के बाद चेक करेंगे। चलेगा? चलेगा चलेगा। पक्का? मेरा साथ देंगे? यस। मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनेंगे? जो मैं कहूंगा वो मानेंगे? तो फिर एक गेम खेलते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है? सुनेंगे? गिनती किस किस को आती है? सबको आती है। देखो, अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो एक असूल याद करो, सबका ठेका लेना छोड़ो, अपनी अपनी बात को, ठीक है? सबका ठेका लेके अगर आप चलोगे तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। लड़की की बारात में, बारात कभी टाइम पे क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि बारात में लड़के का जो अब्बू होते हैं वो पूरी बारात का ठेका लेके चल रहे होते हैं, इसलिए बारात कभी टाइम पे नहीं पहुंचेगी। पर अगर पिक्चर देखने जाओ, 5 दोस्तों ने जाना हो, सबके पास अपनी अपनी टिकट हो, 2 दोस्त अगर वक्त पे पहुंच गए हैं तो बाकी 3 दोस्त का इंतजार नहीं करते कि वो आएंगे तो पिक्चर देखने जाएंगे, वो अंदर घुस जाते हैं। तेरी मिस होती है भाई, अपन चले। पर यही ट्रेनिंग में आ रहा हो तो अगर 5 दोस्त तो इकट्ठे ही आएंगे, एक लेट हो रहा होगा तो सारे लेट होंगे। होता है? होता है, होता है। मतलब पिक्चर देखने के टाइम पे दोस्ती तोड़ दी, ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं।
पिक्चर पूरी देखूंगा, ट्रेनिंग भली आती रह जाए, ऐसा है ना? तो बात पे ध्यान देना। गिनती आती है? यस आती है? पक्का? तो चलिए, एक बस है जो कि बस स्टॉप पे खड़ी है। कहां खड़ी है? बस स्टॉप पे बस स्टॉप पे, और उसमें 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। बस चलती है, स्टॉप आता है, एक व्यक्ति चढ़ जाता है और 2 व्यक्ति उतर जाते हैं। फिर बस चलती है, स्टॉप आता है, 2 लोग चढ़ते हैं, एक व्यक्ति उतर जाता है। फिर बस चलती है, स्टॉप आता है, एक व्यक्ति चढ़ता है, उतरता कोई नहीं। कोई भी नहीं है। फिर बस चलती है, स्टॉप आता है, 2 लोग चढ़ते हैं, एक व्यक्ति उतर जाता है। फिर बस चलती है, स्टॉप आता है, 2 लोग चढ़ते हैं और 2 लोग उतर जाते हैं। फिर बस चलती है, स्टॉप आता है, 2 व्यक्ति चढ़ते हैं और उतरता कोई भी नहीं है। और फिर बस जाके अपनी आखिरी मंजिल, आखिरी स्टॉप पे पहुंच जाती है। ठीक है, अब आपको बताना यह है कि बस कितने स्टॉप्स पे रुकी। हाँ जी, 5, 7, 8 और कोई तुक्का? हाँ जी, जल्दी बताओ। बस कितने स्टॉप पे रुकी? 11। हाँ जी सर, कितने स्टॉप पे रुकी बताओ भाई? 5, 7, ये 5। कसम ऊपर वाले की मुझे खुद नहीं याद है कितने पे रुकी। मैं तो बस चलाए जा रहा था। पर मेरा सवाल ये है, आप क्या गिन रहे थे? लोगों को गिन रहे थे। मैंने कहा था क्या लोग गिनने के लिए? मैंने कहा था? मैंने तो लोग गिनने के लिए नहीं कहा था। काहे लोग गिन रहे थे? तो मैंने तो कहा था मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुना? जो मैंने कहा था वो तो नहीं किया आपने। भाई मैंने तो सर इतना कहा था मेरी बात को ध्यान से सुनना, और गिनती का गेम है। तो जब मैंने लोग गिनने के लिए नहीं कहा, मैंने स्टॉप गिनने के लिए नहीं कहा, तो आपने लोग क्यों गिने? क्या बोले? हाँ जी, तो गिनती आती कि नहीं? तो स्टॉप गिनो ना, पहले स्टॉप पे रुकी, दूसरे पे रुकी, तीसरे पे रुकी। गिनती तो पूछा था मैंने, तो मैंने गिनती बोला था ना। तो मैंने कहा था गिनती है तो स्टॉप, पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टॉप, चौथा स्टॉप गिनना चाहिए था। मैंने कब बोला कि जमा घटा की गेम है? गणित की थोड़ा बोला, गिनती की बोलो तो गिनती करते। लोग क्यों गिन रहे थे? स्टॉप क्यों नहीं गिने? तो बाकी जो बस में बैठे थे वो भी अपनी मंजिल पे पहुंचते, उनको काहे गिन के तकलीफ दे रहे थे? आप तो बस में बैठे भी नहीं थे, जो बैठे थे उतर भी रहे थे, चढ़ भी रहे थे, आपको काहे तकलीफ थी? मेरे को उनको भी मत गिनते, तो पहुंच रहे थे, फिर मैं चला ही रहा था बस। क्यों गिन रहे थे सर? क्योंकि आज से पहले जब हमसे ये सवाल पूछा गया है, बाद में आके हमसे लोगों के बारे में ही पूछा गया। तो जैसे ही मैंने आपको ये बताना चालू करा, आपका दिमाग अपने आप पीछे वाले के पास गया, एक रिकॉर्ड खोला और बोला भाई पिछली बार जिसने ये बात करी थी उसने आखिरी में जाके क्या पूछा था। यही बात हमारे साथ हर जगह पे होती है। जब हम सामने वाले को जाकर मीथर के बारे में बताते हैं, और अगर हमारा बताने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वो व्यक्ति बता के गया था, जिस व्यक्ति ने उसके साथ फ्रॉड किया था, तो आपके मुंह खोलते ही वो आपको फ्रॉडिया मान चुका होता है। पहले अक्षर से तय हो जाता है
कि उसका आखिरी में जवाब क्या आने वाला है। हम में से कई लोगों को लगता है प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद क्लोजिंग होती है, नहीं। जिस वक्त आप पहला शब्द मुंह से बोलते हैं ना, उस वक्त डिसाइड हो चुका होता है कि सामने वाला शख्स आपकी बात पे हाँ करेगा या ना। कभी मैं सेल्स का पूरा कभी ट्रेनिंग लूंगा तो उसमें एक एक करके पूरे स्टेप्स सिखाऊंगा सेल्स के। आज हम मीथर के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मैं अपनी पत्नी बेगम का आदमी बना था 11 साल पहले और सेल्स का आदमी बना था 22 साल पहले, तो मेरा उससे रिश्ता बेगम के रिश्ते से ज्यादा बेहतर है। तो इस बात को समझिएगा, और ये बात मैं आपको दोबारा से इसलिए बता रहा था, इसलिए इस बात को मैं आपके जहन में लाना चाह रहा था कि आपका दिमाग फिर बोलेगा कि मैंने ऐसी कहानियां बहुत सुनी है बाबा। तो कुछ देर के लिए जब आप यहां पर आ चुके हैं तो अपने ईगो को, अपने अहम को उठा के बाजू में रख दो। आप में से कई लोग मुझसे बहुत ज्यादा काबिल होंगे, कई लोग मुझसे बहुत ज्यादा कामयाब होंगे अपने अपने पेशे में, अपने अपनी जगह पर मेरा एक मानना है कि अगर आप हाजी साहब की दरगाह पे गए हैं तो चद्दर चढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप वैष्णो देवी जाएंगे तो नारियल। जिस जगह की जो रस्म होती है, जिस जगह का जो तौर तरीका होता है, दुआ भी उसके हिसाब से करनी पड़ती है। बराबर। तो जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो कम से कम यहाँ के नियमों से कुछ देर के लिए चलें, तभी आपको यहाँ पर आने का फायदा मिलेगा। अगर उसी चीज को जहन में बैठ के बैठे रहेंगे तो आपका यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं। तो आज जिस चीज के बारे में हम जानने के लिए मिले हैं उस कंपनी का नाम है मीथर ITES। सर व्हाइट बोर्ड हो जाए तो थोड़ा जल्दी से करवा दीजिएगा। और सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम समझिए। मीथर ITES का क्या मतलब है? हम कोई क्रिप्टो कंपनी नहीं है। आज के बाद खुदा के वास्ते भाई, ऊपर वाले के वास्ते मेरे से हाथ जुड़वा लो, एक काम कर दो, अपने शब्द में से, अपने बातचीत में से, अपनी गुफ्तगू में से ये क्रिप्टो शब्द को निकाल के बाहर फेंको। अगर एक चीज को आप बदल सकते हो आज यहां पर आने के बाद, तो एक काम ये बदलो कि आज के बाद मीथर को क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बोलना बंद करो। पहले तो हम में से ज्यादातर लोग जब सामने वाले को इत्तला दे रहे होते हैं ना, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं, तो कहते हैं भाई तेरे से क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। ऐसे करते हैं? Yes. करते हैं। और क्रिप्टो के लिए लोग मार्केट में क्या है? नेगेटिव। तो भाई जिस कुत्ते से वो पहले ही डरा पड़ा है, उस कुत्ते की शक्ल दिखा के बुलाओगे तो आएगा। फिर काहे दिखा रहे हो कुत्ता? आज सबसे पहले आप इस बात को समझो कि मीथर क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है। क्रिप्टो का मीथर में क्या रोल है, या हमारी जो नई दुनिया बन रही है उसमें क्या रोल है, इस पर हम बातचीत करेंगे। पर अभी के लिए इस बात को अपने जहन से बाहर करें कि मीथर में कोई क्रिप्टो शाम की चीज है, और इस बात को अपने जहन में जगह दें कि मीथर क्रिप्टो प्रोजेक्ट ना होके मीथर एक टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। मीथर का नाम पूरा है मीथर ITES, और ITES का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट और सर्विस। एनेबल का मतलब होता है किसी काम को करना। ये नाम है हमारी कंपनी का। हम क्रिप्टो कंपनी ना है, हम टेक्नोलॉजी कंपनी है। और हम किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? जो कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है, जिसको Web3 बोला जा रहा है। किसका बोला जा रहा है? Web3 बोला जा रहा है। ठीक है, इतनी बात मैं आप तक पहुंचा पाया? Yes. और सबसे बड़ी बात, इस लाइन को, इस स्लाइड को
हर एक आदमी को बताइएगा कि भाई मीथर कोई रातों रात अमीर होने का प्रोजेक्ट नहीं है। मीथर कोई मनी डबलिंग प्रोजेक्ट नहीं है। तो इतना पैसा मीथर में लगा दे, तेरा इतना पैसा तो हुआ ही पड़ा है भाई, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। मीथर कोई ब्याज, हालांकि मुझे यहां पे लगता है कि यहां पर किसने ब्याज बोल के नहीं समझाया होगा, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम है। पर कई जगह पे मैं देखता हूं उन्होंने बोला हुआ तुम लगा दो, इतना तो हमें आता रहेगा, जबकि ऐसा है ही नहीं मीथर में। कई लोगों ने मीथर को ब्याज वाला प्रोजेक्ट बना के पेश कर रखा है कि तुम ब्याज से पैसा उठा लो, वहां से 2% पे मिलेगा, यहां पे जल्दी वापस आ जाएगा। तो मुझे यहां पर यह यकीन है कि यहां पर किसने ये काम नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में ब्याज को पहले ही हराम बोला गया है। और हराम इसीलिए बोला गया है क्योंकि ब्याज वसूलना पड़ता है। ब्याज के साथ जुड़ा हुई भावना कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर आप कोई बोलेंगे ना तो बोला जाता है ब्याज वसूला जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। सही कह रहा हूं मैं? और यही वजह है कि इस्लाम में ब्याज को हराम बोला गया है, क्योंकि ब्याज जब आप किसी से वसूलते हैं तो उसका दिल दुखता है, और किसी के दुखे हुए दिल से अगर आपने पैसा कमाया है तो पैसा कभी नहीं लगेगा, इसीलिए हराम बोला गया। तो एक बात को समझिए कि ये कोई ब्याज वाला प्रोजेक्ट भी नहीं है, ये एक मुनाफे पे आधारित प्रोजेक्ट है। और मुनाफा कब आता है? अगर मैंने किसी चीज में कुछ पैसा लगाया है और वो चीज बढ़ेगी तो मुनाफा होगा, वो चीज नहीं बढ़ेगी तो मुनाफा नहीं होगा। अब बात ये आती है कि मुनाफे की संभावना कितनी है। भैया होटल है, किसने जमीन खरीदी और जमीन खरीद के बोला कि भाई मैं यहां पे होटल बनाऊंगा, आओ आप मेरे साथ इसमें पार्टनरशिप कर लो, इसमें मेरे साथ साझेदारी कर लो, और इस होटल से जो भी कमाई होगी उसका 20% तुम्हारा, क्योंकि 20% साझेदारी तुम्हारी है। तो साझेदारी कब देगा? जब उसको मुनाफा होगा, नुकसान में वो साझेदारी नहीं होगी, मुनाफे में होगी। तो मीथर कोई ब्याज देने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, मीथर कोई रातों रात पैसे को दुगना करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। मीथर एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुनाफे की बहुत बड़ी संभावना है। क्यों है, इस बारे में भी हम आगे पूरा दिन बात करने वाले हैं। ठीक है सर? ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को समझिए। नेक्स्ट टाइम करेंगे सर प्लीज। मीथर की शुरुआत हुई नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में 21 नवंबर 2020 को मीथर की शुरुआत हुई, और आज हम लगभग 3.25 साल पूरे कर चुके हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप देखने जाते हैं, ज़हन देते हैं, तो उसके कामयाब होने के कुछ बुनियादी वजह होती है। इस बात को समझिएगा, अगर आज बिटकॉइन चल रहा है तो उसके पीछे कुछ बुनियादी वजह है। आज अगर इथेरियम चल रहा है तो उसके पीछे कुछ बुनियादी वजह है। आज अगर किंगफिशर एयरलाइंस, जानते हैं किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में? अगर किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई तो उसके पीछे कोई बुनियादी वजह है, और अगर कोई दूसरी एयरलाइन चल रही है तो उसके पीछे भी कोई बुनियादी वजह है। हम आज उन बुनियादी वजहों पे बात करेंगे, और वो बुनियादी वजहों को आप जब अपने हिसाब से भी जाके चेक करेंगे, जो भी पैमाना आपके हिसाब से सही है, उस पैमाने के ऊपर जब आप तय करेंगे, देखेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ वो बात सही है, केवल तब आप अपना दिल, अपनी जान, अपना वक्त उस प्रोजेक्ट पे लगाइएगा। ठीक है सर? अब मीथर को चलते हुए 3.25 साल हो चुके हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे सबसे जो अहम चीज रहती है वो होती है उसकी मैनेजमेंट, कि आखिरकार उसको चला कौन रहा है। और 100 में से 99 केस के अंदर जब हम किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए बात करते हैं तो हम मैनेजमेंट पे कभी ध्यान ही नहीं देते।
हमारा ध्यान केवल एक चीज पे होता है, प्लान क्या है भाई, ये बता। यही बोलते हैं, बाकी चीजों को दरकिनार कर, तू प्लान बता। अगर किसी शिप को चलाने वाला कैप्टन ही नालायक है, बेवकूफ है, तो वो शिप मंजिल तक पहुंचने वाला नहीं है। अगर एक शिप को मैं बस चला के छोड़ दूं पानी में, तो कितनी परसेंटेज चांस है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? शायद गलती से 1% पहुंचे। बट दूसरी तरफ एक शिप है, एक जहाज है, जिसके अंदर पूरा कैप्टन बैठे हुए हैं, उनको पता है कहां जाना है, किस वक्त निकलना है, क्या रक्षा है, उसके पास पूरा खाना पाना सब रखा हुआ है। तो 100 में से 99% चांस है कि वो शिप अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। हम में से कई लोग होंगे जिन्होंने पहले पहले कभी गाड़ी चलाना सीखा होगा। सीखा है किसने गाड़ी? चलाता कोई? जब पहली बार गाड़ी चलानी सीखी थी या स्कूटर चलाना सीखा था, मैं अपना बता रहा हूं, जब मेरे को पहली बार स्कूटर चलाना आया तो मेरे पिताजी जॉब से आते थे और उनका स्कूटर खड़े होते ही मैं चाबी लेता था और निकल जाता था। पर मेरे पास कोई मंजिल नहीं होती थी कि मुझे जाना कहां है, मैं वो स्कूटर चलाने निकलता था। तो 2-4 गेड़ियां मार के मैं बोर हो जाता था, क्योंकि मेरे पास पहुंचने के लिए कोई मंजिल नहीं होती। मगर जब आपको पता है मुझे घर से निकलकर दरगाह तक जाना है, या फूफी के घर जाना है, या मामू जान के घर जाना है, तो आपको जब पता होता है कहां जाना है, तो आप उस सफर का मजा भी लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब किसी कंपनी को यह पता ही नहीं कि उसने निकलकर जाना क्या है, वो करना क्या चाहती है, तो कुछ देर के बाद वो भटकने लगती है। अब क्या करें? ज्यादातर कंपनियां बस यही सोच के शुरू होती है कि पहले कुछ कर देखते, लोग आ जाएंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। और जब लोग आ जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता आगे क्या करना है, और वो भटकना शुरू हो जाती है। तो किसी भी कंपनी की कामयाबी के पीछे, सर माइक टू माइक, सर जी आवाज नहीं आ रही, माइक टू माइक लीजिए ना, सब तक नहीं जा रही आवाज, माइक इस पे आके बोलिए। अरे उनसे आप तो बोल ही नहीं, तो उनको चाहिए होगा। ले लो, एक और भी है, दू। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एक कंपनी की मैनेजमेंट। और हमारी मैनेजमेंट से कई लोग यहां पर हैं, इसी महफिल में शुमार है वो लोग जो उस मैनेजमेंट के साथ जाकर पर्सनली मिले हैं। जब वो हिंदुस्तान आए थे तो ग्लोबल सक्सेस डे पे कई लोगों ने उन्हें रूबरू देखा है, उनको सुना है, उनको समझा है। और ये वो लोग हैं जो अगर मैं आपस में उनका तजुर्बा जोड़ दूं तो लगभग 40 सालों का तजुर्बा वो इस इंडस्ट्री का लेके गए। आप इस बात को समझिएगा, फेसबुक जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपना नाम बदल के किया मेटा। कब किया? 28 अक्टूबर 2021 को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मीथर में आया था अप्रैल 2021 में, पर उस समय तक अक्टूबर 2021 तक मेरा मीथर में केवल एक ही रोल था। मेरी फैक्ट्री हुआ करती थी कोरोना के टाइम पे, और मैं पीनट बटर बनाता था। कई लोगों को पता होगा पीनट बटर, यहाँ पर कई लोग जो जिम जाते हैं, मूंगफली का मक्खन बाजार में लगभग 300 रुपए किलो का मिलता है। हमारा पीनट बटर हम 1800 रुपए किलो का बेचते थे, क्योंकि उसमें हम देसी गाय का घी डालते थे जो 2500 रुपए किलो आता था, कांच की बोतल में होता था, चीनी की जगह हम खांड डालते थे, ऑर्गेनिक मूंगफली डाल के बनाया करते थे। तो मैं उसको 1800 रुपए किलो का बेचा करता था। और वो बिकता कैसे था? जितने भी जिम ट्रेनर हैं, डाइटिशियन हैं, उनको जाकर हमने प्रोडक्ट समझाते थे कि भैया हमारे प्रोडक्ट का क्या फायदा है, कोई प्रिजर्वेटिव हमने उसमें यूज नहीं किया हुआ था। और वो अपने क्लाइंट को इत्तला करते थे कि भैया तुमने अगर खाना है तो ये खा लो। तो उसके जरिए हमारा बिका करता था। और ऊपर वाले की कृपा से एक
ठीक ठाक कमाई मैं उससे कर रहा था, मेरा पैशन था कि मैं उस काम को बढ़ा के लेके जाऊं। बट जब कोरोना आया, सारे जिम बंद हो गए, सारे के सारे डाइटिशियन घर बैठ लिए, तब तक ऑनलाइन देखने को जमाना था नहीं, उसके बाद ज्यादा लोग शिफ्ट हुए, तो अपना वो पूरा सेटअप ठप हो गया। सारी जमा पूंजी हमने उसमें लगा रखी थी, तो कुछ बचा नहीं था। तो मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा सड़क पे उतर के घर घर जाके दरवाजा पीट के आरओ बेचने से दोबारा चालू किया, क्योंकि मुझे एक ही काम आता है, माल बेचना। तब हम उतरे, घर घर जाके दरवाजा पीटना शुरू करा और पूछा कि घर में आरओ लगा हुआ है? उन्होंने कहा जी नहीं लगा हुआ, तो हमारा सर्वे चल रहा है, नंबर दे दो। फिर खुद ही घर को आते थे, उसी आदमी को फोन करते थे कि आपके घर में भैया जी आरओ नहीं लगा हुआ, हमारी स्कीम चल रही है, आरओ लगवा दो। तो फिर खुद ही जाके प्रेजेंटेशन देते थे, आरओ बेचते थे। तो ऐसे करके मुझे ये था कि मैं पहले दिन से अपना 80,000 रुपये 1 लाख रुपये यहाँ से निकालना चालू कर दूँ। तो 4 महीने वो किया। फिर जब मुझे सामने मीथर का आया तो मुझे बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जून पे मीटिंग लेनी है। बल्कि वो भी नहीं आया था, मुझे बोला गया था कि आपको हमारे को प्रेजेंटेशन बना के देनी है, पीपीटी, क्योंकि हमारी जो कॉर्पोरेट पीपीटी है वो लोगों को इतना समझ में नहीं आ रही, तो आप इंडिया के हिसाब से पीपीटी बनाकर दे दो। मीथर के एक लीडर ने मुझे इस बात के लिए अप्रोच किया था, तो मैंने कहा ठीक है जी, पैसा लगेगा बना के दे देंगे। हमने बनाकर दे दी। फिर बोला कि जब पीपीटी आपने बनाई है तो ले भी एक बार आप ही लो, तो मैंने जूम पे दे दी। उसका रिस्पॉन्स सबको अच्छा लगा, तो अपने को बोला कि जी हफ्ते में 3 दिन आपको जूम मीटिंग लेनी है और ये पैसा आपको जूम मीटिंग लेने के लिए मिला करेगा। वहां से मेरी मीथर की शुरुआत हुई। मगर उस दौरान तक मुझे मीथर पे भरोसा नहीं था। मुझे भरोसा किस पर आया था? इंडस्ट्री पर। क्योंकि जब मैं वो पीपीटी बना रहा था तो मीथर को तो मैंने इतना नहीं समझा, बट उस पीपीटी को बनाने के लिए मैंने इस इंडस्ट्री को समझना चालू किया कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, और मुझे इंडस्ट्री पे भरोसा आया कि ये इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो अगर मीथर के साथ हो या ना हो, किसी और के साथ हो, पर इसमें कुछ बड़ा करेंगे। तो पहले मुझे क्या समझ में आई, जो जहाज है ये जहाज बहुत दूर तक जाएगा, मतलब इंडस्ट्री का जहाज। और इसीलिए मैं आपसे इंडस्ट्री पे भी बात करूंगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप छोटी सी नाव में है या बड़े जहाज में है, तब तक आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आप कितने महफूज हैं। बेगर किसी झोपड़ी में बैठे हैं तो बाहर तेज हवा चलेगी तो हमें डर लगना चालू हो जाएगा कि तेज हवा चल रही कि छत ना उड़ जाए। बट अगर हमें पता है कि हम 5 सितारा होटल में बैठे हुए हैं, मजबूत दीवारें हैं, तो बाहर भले ही तेज जितनी मर्जी हवा चले, हम इत्मीनान से बैठेंगे। तो मुझे इंडस्ट्री पे भरोसा आया। फिर जब इंडस्ट्री पे भरोसा आया तो मैंने धीरे धीरे मीथर को समझना चालू करा, खुद सीखना चालू करा। और मेरा भरोसा सबसे ज्यादा उस दिन पुख्ता हुआ जब फेसबुक ने आके अनाउंसमेंट करी कि हम अपने नाम को बदल के क्या कर रहे हैं, मेटा कर रहे हैं। मुझे एक ही बात समझ में आई कि अगर एक कंपनी जो ऑलरेडी आज बिलियंस ऑफ डॉलर की है, अगर वो इस इंडस्ट्री के लिए अपना नाम बदल रही है, तो इस इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भाई हम लोग अपनी आदत नहीं बदलते, वो अपना नाम बदल रही है जो ऑलरेडी अरबों रुपयों की है, तो उसे कुछ तो दिखा है ना, तभी तो बदल रही है। तो उसके बाद मैं ज्यादा संजीदा हो गया और उसके बाद मैंने इसको और डिटेल में समझना चालू किया। और पहली बार जाके नवंबर 2021 में ताही सर को बोला कि मैं मीथर में एक बड़े रोल को अदा करना चाहता हूं। उसके बाद मेरी जर्नी मीथर में स्टार्ट हुई है। पहले 6 महीने मैं केवल और केवल एक जूम प्रेजेंटर था, आता था 1 घंटा प्रेजेंटेशन देता था और जाता था, उससे ज्यादा मेरा मीथर में कोई रोल नहीं था। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसी बात को बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो मैंने चीजों को समझना शुरू करा, वो मैनेजमेंट को देखना शुरू करा कि भाई आज फर्क नहीं पड़ता बीज कितना बड़ा है, बीज है ना, अगर किसान बेहतरीन है तो इस बीज को पेड़ में बदल देगा। तो मैंने को सबसे पहले था कि मैनेजमेंट कौन है, उनको हैंडल कौन कर रहा है, उनका पास का तजुर्बा क्या है। मैंने उस चीज को समझना स्टार्ट करा। उनके कुछ हमारे को मौके मिले, क्योंकि तब पहले वो हिंदुस्तान में आया करते थे, जूम पे मुलाकात हुई, हमने अपने सवालात रखे और इतना तक मैंने किया क्योंकि मेरा एक असूल है किसी भी कंपनी को जज करने का, और आपको मैं आज असूल बता के जा रहा हूं। अगर आपने किसी कंपनी को चेक करना है तो उसकी जो कोर लीडरशिप है उसको ऑफर देकर देख लो।
उसको बेईमान कर देख लो। अगर वो बेईमानी को चुनता है तो मैं उस कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। तो मैंने अलग अलग लोगों से ताहिर सर को ऑफर करवा कर देखा कि क्या ये कोई सेटिंग देते हैं ऊपर नीचे की। तो उन सबके जरिए मुझे आंसर आया कि भाई सेटिंग नहीं मिल रही। तो मैंने कहा कि भाई इस कंपनी में बड़ा काम किया जा सकता है। और लिटरली मैंने अलग अलग लोगों से ताहिर सर को ये करवा कर देखा था, सेटिंग करवा कर। भाई वो बात अलग है कि मान लीजिए आपका लीडर 20% के लेवल पे है और वो आपको सपोर्ट करने के लिए बोले कि चल मेरे 20 में से भाई 10 तू रख लियो, वो एक इंडिविजुअल है। बट भैया अगर 50% बट रहा है प्लान में, तो क्या 50% से भी कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है कि पहले गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, बंदर मिल जाए? ऐसा कुछ जब नहीं हुआ, उसके बाद मैंने कदम रखा कि भाई इस जगह पर कम से कम जो ऊपर बैठे हैं वो ईमानदार हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट पे भरोसा है, तो इनके भरोसे पे चला जा सकता है। तो जो मैं बात कर रहा था अंधविश्वास करना और अंधे की तरह विश्वास करने में ये अंतर है। अंधविश्वास है जिसने बोला वो मान लिया, अंधे का विश्वास है पहले चेक किया और फिर जब भरोसा किया तब पूरा किया, फिर आधा अधूरा नहीं किया। हम क्या करते हैं, आंख वाले लोग किसी पे भरोसा करेंगे पर आंख अपनी खुली रखेंगे, दिमाग अपना खुला रखेंगे। इसीलिए आंख वाला आदमी आपको सड़क पे मरता दिखेगा पर अंधा आदमी आपको कभी सड़क पे एक्सीडेंट में मरता नहीं दिखेगा। क्योंकि अंधा आदमी चाहे लाठी पे भरोसा करे, चाहे किसी के कंधे पे भरोसा करे, करता पूरा है। मगर आंख वाले ने हाथ यहां पकड़ा रखा होगा, गर्दन यहां रखी होगी, चल ले चल। दिमाग वो अपना चला रहा होगा, बोलेगा भरोसा तेरे पे दे, पर दिमाग अपना चला होगा। ये अंतर होता है अंधविश्वास में और अंधे की तरह विश्वास में। तो अंधविश्वास नहीं किया मैंने अपने हिसाब से चेक किया, जो मेरे पैरामीटर थे लोगों को चेक करने के। और जब वो उन पैरामीटर पे खरे उतरे तब मैंने उनके साथ भरोसे पे करके काम करना चालू किया। एक और कहानी बता दूं, मैं पहली बार दुबई में था ताहिर सर के साथ और उस दिन रमजान और नवरात्रे बिल्कुल साथ साथ पड़ गए। 3 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी, रमजान शुरू हो रहे थे और हम दुबई में थे। वहां पे पूरा का पूरा रौनक लगी हुई थी और ताहिर सर का मैसेज आता है और मैसेज में क्या था, अगर हम किसी को विश करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, ऐसे बोलते हैं? यही बात बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? यही बोलते हैं। ताहिर सर के मैसेज में था, आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी हो। क्योंकि ख्वाहिश तो मेरी आपको लूटने की भी हो सकती है, आपका कत्ल करने की भी हो सकती है, आपको बदनाम करने की भी ख्वाहिश हो सकती है, पर यह जायज नहीं है। तो जब मैं कह रहा हूं आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, तो मैं ऊपर वाले से आपकी इस ख्वाहिश के लिए भी दुआ मांग रहा हूं। पर उनके मैसेज में था, आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी हो। उसके बाद मुझे समझ में आया कि जायज शब्द वही बोलेगा जो जायज सोच रहा है। जो जायज सोच नहीं रहा वो कभी जायज बोलेगा नहीं। और उस दिन के बाद ये शब्द मेरी चीज में जुड़ गया। उसके बाद मैं भी किसी को विश करता हूं तो बोलता हूं कि भाई तेरी हर जायज ख्वाहिश पूरी हो। मुझे उस दिन भी समझ में आ गया कि यार ये आदमी जायज सोच रहे, इसके साथ कुछ बड़ा किया जा सकता है, कुछ बड़ा इसके साथ चला जा सकता है। तो पहली चीज जो आप किसी भी जगह पर चलना शुरू करें, आप देखें कि उसकी मैनेजमेंट क्या है और क्या उसको करप्ट किया जा सकता है। क्योंकि जिसको आप करप्ट कर सकते हैं तो उसको कोई और भी करप्ट कर सकता है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, हो सकता है मुकेश भाई ने भी जरूर देखी होगी, उड़ान मूवी। उड़ान मूवी के अंदर एक सीन है जिसने ये एयरलाइन, सस्ती एयरलाइन चालू करी थी, डेक्कन एयरलाइंस। तो उनका एक सीन है कि वो अपनी एयरलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस समय की एक बहुत बड़ी एयरलाइन वाला कोशिश कर रहे हैं कि वो एयरलाइन चालू ना कर पाए। तो वो क्या करते हैं कि उनके सारे के सारे जो पायलट हैं, जिस दिन उड़ान भरनी है, उन सब पायलट को खरीद लेते हैं कि कल तुमने उसकी उड़ान उड़ाने नहीं जाना। तो अगले दिन उसकी उड़ान उड़ नहीं पाती तो उससे पूछते हैं जो बड़ा वाला आदमी था कि अब जिनको हायर किया तो क्या करें, कहता है इनको निकाल दो।
क्योंकि जिसको मैं खरीद सकता हूं कल को कोई दूसरा आके भी खरीद सकता है। तो ऐसे आदमी को अपने साथ मत रखना, इसको बाहर निकाल। क्योंकि जो ज्यादा पैसे के लिए उसको दगा दे के आ सकता है, तो कल को ज्यादा पैसा देने पे मुझे दगा दे के भी जा सकता है। इसको बाहर निकाल। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपका कोई अपलाइन, आपकी कोई मैनेजमेंट आपको ऊपर का लालच दे रही है, तो आप वही बकरी है जिसको बांध के शेर को लाया जाना है। तो ये पहली चीज मैंने चेक करी थी मैनेजमेंट में, और जो लोग इस प्रोजेक्ट को चला रहे थे। तो जब भी चेक करें, पहले मैनेजमेंट को चेक करें कि मैनेजमेंट का क्या रवैया आपके प्रति, मैनेजमेंट का क्या रवैया प्रोजेक्ट के प्रति। जब मैनेजमेंट बात करती है तो पैसे की बात ज्यादा कर रही है या प्रोजेक्ट की बात ज्यादा कर रही है? वो बात क्या कर रही है आपसे? वो सोच की बात कर रही है, आगे हम कहां जाएंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, या आपको आज क्या चाहिए इस पे बात कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको किसी भी व्यक्ति का सोच समझनी है तो, क्योंकि अगर आप सोच समझ पाएंगे तभी उसका रवैया समझ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट, और मैंने उस समय पे मैनेजमेंट को समझना चालू किया। ये सबसे पहली जरूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। उसके बाद तो ये हमारी मैनेजमेंट है जिसके उस पे हम काम कर रहे हैं। डेनिस सेहून हमारे फाउंडर है शुरुआत से। नेक्स्ट स्लाइड में भाई, दूसरी चीज जो समझने वाली है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको उस इंडस्ट्री में भविष्य नहीं दिख रहा तो यकीन मानिए आपके पास चाहे दुनिया का सबसे बेहतरीन गाड़ी हो, आप रफ्तार नहीं पकड़ पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऑल्टो गाड़ी है और एक फरारी है, दोनों में से ज्यादा तेज कौन सी चल सकती है? फरारी। पर अगर ऑल्टो के आगे पूरे दूर तक रास्ता दिख रहा है और फरारी के आगे इतनी धुंध है कि 5 मीटर भी नहीं दिख रहे, अब ऑल्टो। यानी कि आपकी काबिलियत से ज्यादा आपको कितना दूर का दिख रहा है ये भी मायने रखता है कि आपकी रफ्तार। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कंपनी, हर कंपनी शुरुआत में छोटी होती है, कुछ छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़ा कर जाती हैं और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बहुत छोटे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूर तक दिख नहीं रहा, उनको दूर तक का रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो जो दूसरा सबसे अहम होता है कि भाई आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आइए चलिए मिलकर टाइपराइटर का धंधा करते हैं, मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइपराइटर बनाने का तजुर्बा है, तो कितने लोग साथ आएंगे मेरे? नहीं आएंगे, क्योंकि टाइपराइटर बीते वक्त की टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और जबकि जो वेब 3 है वो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है। अब इस बात को समझिएगा, जब इंटरनेट आया था, वेब 1 जब आया था, तो इंटरनेट केवल और केवल अखबार की तरह था, केवल और केवल अखबार की तरह था। उसके ऊपर हम केवल जाके इंफॉर्मेशन पढ़ सकते थे, उससे ज्यादा हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं था। पर जब वेब 2 आया तो 2 बातें बदली, 2 बातें। अब इस बात को बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा कि वेब 1 से जब हम वेब 2 पे गए तो कौन सी 2 बातें बदली। जब हम वेब 2 पे आए तो प्लेटफॉर्म आए जिसके ऊपर कंटेंट आपने और मैंने डालना चालू किया। आज YouTube के ऊपर डेली करोड़ों वीडियो अपलोड होती है। इसमें से YouTube का मालिक कितनी अपलोड कर रहा है? एक भी नहीं। तो रोज YouTube ऐड पे कितना पैसा खर्च कर रहा है अपनी ऐड पर? YouTube अपनी ऐड पे कितना पैसा खर्च कर रहा है? 0। तो YouTube की ऐड कौन कर रहा है? आप और मैं। आपने और मैंने कभी भी YouTube की ऐड नहीं देखी, पर YouTube पे करोड़ों लोग आ गए क्योंकि आपने और मैंने अपनी वीडियो डाली और डालकर दुनिया को बताना चालू किया कि देख मैंने वीडियो डाली, तू भी देख। ऐसे करते करते क्या हुआ, लोग उस पे आना शुरू हुए।
मतलब पहले जो हमारा काम केवल इंफॉर्मेशन पढ़ने का था, अब वो इंफॉर्मेशन डालने का और इंफॉर्मेशन को बताने का भी हो गया। और दूसरे वाले ने हमें क्या दिया? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। दूसरी चीज जो बदली, अब मैं क्रिप्टो का रोल बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज जो बदली वो ये हुआ कि हम ऑनलाइन खरीदारी करना चालू हो गए। जब तक ये ऑनलाइन खरीदारी नहीं होती थी तब तक क्या होता था? तब तक मैं जाता था दुकान पर, पैसे जेब से निकाल के पकड़ाता था और सामान लेके आ जाता था। यही होता था। हाँ जी। अब जब ऑनलाइन शॉपिंग होना चालू हुई तो एक दिक्कत आई। बेचने वाला बैठा है किशनगढ़ में और खरीदने वाला बैठा है दिल्ली में। यहां से वहां पे माल जाना है। सवाल यह है कि पेमेंट कैसे होगी? तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? उसका सॉल्यूशन निकाला गया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे किसी पास क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है। आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? 5 लाख क्या डॉलर? आइए ना, 5 लाख रुपए। डॉलर क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में है। पर अगर मान लो अमेरिका में होते और आपका क्रेडिट कार्ड होता तो कितनी होती? तो डॉलर में होती। दुबई में रहते होते तो दिराम में होती। रशिया में रहते होते तो रूबल में होती। ऐसा होता? यानी कि आज आपकी जेब में जो 5 लाख है वो क्या है? वो रुपए है। तो दूसरी भाषा में बोलूं तो क्रेडिट कार्ड और कुछ नहीं है, आपके रुपए का बदला हुआ रूप है। क्योंकि उसमें डले तो अभी भी रुपए ही हुए हैं ना, 5 लाख रुपए। अगर आपका डेबिट कार्ड देखूं तो अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो डेबिट कार्ड की लिमिट भी कितनी है? 5 लाख रुपए। दूसरी भाषा में रुपए ने केवल अपना अवतार बदला है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर फिजिकल पैसा ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो डिजिटल रूप से पैसे को ट्रैवल करवाने के लिए रुपए का अवतार बदला गया। बस यही तो हुआ है। यस यही हुआ है ना। अब मान लीजिए आपका अकाउंट है किशनगढ़ में, पंजाब नेशनल बैंक में, एग्जांपल लेते हैं, और आपने दिल्ली से कोई खरीदारी करी, ठीक है, ऑनलाइन। अब आपने अपना पैसा तो जमा करा रखा था अपने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में, 1 लाख रुपए। आपने 100 रुपए की कोई खरीदारी करी और वो बाय कुरियर आएगा, तो आपकी पेमेंट चली गई। अब मुझे जरा सोच के बताएं कि आपके अकाउंट से 100 रुपए चले गए या 100 रुपए का बस नंबर गया? 100 रुपए का केवल नंबर गया। पैसा तो अभी भी इसी अकाउंट में रखा हुआ है, इसी बैंक के पास रखा हुआ है। कोई फिजिकल रुपया नहीं गया है, केवल नंबर उसके वाले खाते में ऐड हो गए हैं और उसके बैंक वाले ने वहां से पेमेंट कर दी है। गया तो केवल नंबर है, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में फिजिकल पैसा चल नहीं सकता था। अब जब ब्लॉकचेन आई, जब वेब 3 आएगा और सारी चीजें ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएंगी, उस समय पे आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं चल सकता होगा। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट पे INR नहीं चल सकता, ब्लॉकचेन पे डेबिट कार्ड नहीं चल सकता होगा। तो उसका भी रूप बदल के क्या किया जाएगा? उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाएगा। और क्रिप्टो और कुछ नहीं है, क्रिप्टो आपके INR का बदला हुआ रूप है। अगर आपने आज एमकॉइन खरीदा तो बदले में दिया क्या है? INR ही तो दिया भाई, रुपया देकर ही खरीदा है ना, और तो कुछ नहीं दिया। तो दिया तो INR ही है, तो बदला तो क्या है? आपका INR ही तो कॉइन में बदला है, और तो कुछ नहीं हुआ। पर क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर आपका ये रुपया चल नहीं सकता, इसको उसकी दूसरी रूप में बदला गया है। ये दो बदलाव जब वेब 2 आया, इधर देखो व्हाइट बोर्ड आया केवल और कुछ नहीं आया, बाकी सब इधर ही आया। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।
सॉरी कुछ नहीं भाई, एक बार जोरदार तालियां इन दोनों भाइयों के लिए। बहुत बढ़िया, दे दो यूट्यूब मार्केट रेस्ट मुझे दे दो, इसके बिना थोड़ा काम करूंगा उस पर। चलिए, सबका ध्यान भटक गया, भटक गया ना? देखो देखो दाई में भटका होगा, ढूंढ के लाओ उसे। नहीं तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब वेब 2 आए तो दो बातें बदली, और अगला आने वाला है वेब 3। वेब 3। अब मैं आपको एक चीज जो यहां पे समझाना चाहता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान यहां पे दीजिएगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड आ गया अपने पास। क्योंकि अगर आप पैसे को कमाना चाहते हैं तो आपको पैसे के नियम को समझना जरूरी है। बिना पैसे के नियम को समझे आप पैसा नहीं कमा सकते। अब चलिए मैं आपको पैसे का एक नियम समझाने का प्रयास करता हूं। कोई ये बता सकता है कि हम टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं या प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में, ये बात सबको क्लियर है? वहां पे जो बैठे उनको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? देखो भाई, अब भाई को कि व्हाइट बोर्ड पे बात करनी हो, ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। आप में से कभी किसने पेड़ देखा है? किस किसने देखा है पेड़? पेड़ 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 देखा है? बाकी लोगों ने नहीं देखा तो बाहर देखो एक बारी, दिखेगा। इधर से भी देख सकते हो, वो देखो जो हरा हरा लगा है तने के ऊपर, वो पेड़ कहलाते हैं उसको। किस किसने देखा है पेड़? सबने देखा है? अभी सिखाया था सब मत बोला करो, खुद की जिम्मेदारी लो। मैंने देखा है, हाँ ये अच्छी बात है। पेड़ देखा है? तो देखो मैं आपको एक पेड़ दिखाने जा रहा हूं। मान लीजिए एक पेड़ है, ये सेब का पेड़ है। मैं सेब इसीलिए बनाता हूं कि गोल गोल बनाना ज्यादा आसान है, आम मुझसे बनता नहीं। और इसकी कमर इसलिए पतली है क्योंकि डाइटिंग पे चल रहा है आजकल, वैसे भी 0 फिगर का शौक चल रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, जब ये पेड़ लगा, अब इसके ऊपर सेब लगा हुआ है, इस सेब को खरीदने वाले या इस सेब पे पत्थर मारने वाले कब आएंगे? जब पेड़ पे सेब आ जाएगा, या फिर जब सेब पक चुका होगा। जब सेब आके पक चुका होगा यानी कि फल लग चुका होगा, तभी आएंगे। इधर वाला को पेड़ दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? कोई बात नहीं भाई, अब आप मेरी बात को समझ लो। इतना पीछे मैं कैसे रोटेट होगा? अब इधर नहीं दिखेगा, मेरे को भी ना दिख रहा था। अब दिख रहा है सर? इधर दिख रहा है पेड़ सबको? इस पेड़ के ऊपर जब सेब लगेगा तब लोग आएंगे सब खरीदने या मारने पत्थर। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि खरीदार को सेब लगने के बाद आया, सेब लगने के बाद आया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किसान को ये सेब कब दिखा होगा? लगाने से पहले। पेड़ तो लगाया नहीं जाता, बीज डाले जाते हैं, उगाया जाता पेड़ तो कब दिखा होगा उसको? जब बीज डाला होगा। जब बीज डाला होगा। क्या उससे भी पहले दिखा होगा? बीज डालने से भी पहले? यस। जिस दिन वो अपने घर से इस बीज को खरीदने निकला होगा
उस दिन उसे ये सेब दिख चुका होगा, क्योंकि अगर उसे ये सेब दिखाई ना होता तो वो बीज कभी खरीदता ही नहीं। बीज डालने से पहले तो बीज खरीदा गया होगा ना, और बीज खरीदने के लिए वो घर से निकला होगा। तो जब वो निकला होगा कि मैं सेब का बीज खरीदने जा रहा हूं, उस दिन उसे ये सेब दिख चुका होगा, तभी वो सेब का बीज खरीदने गया है। तो किसान को कब दिख गया? बिल्कुल शुरुआत में, पर तब तक केवल और केवल वो बीज था। ठीक कह रहा हूं? अब मुझे जरा सोच के बताइएगा, 1 साल बीत गया और पौधा इतना हो गया, बीज से इतना ऊपर तक आ गया, 1 साल बीत गया है। यहां पर 1 साल बाद अगर किसान पौधे को बेचे तो बीज के मुकाबले रेट ज्यादा मिलेगा या कम? ज्यादा। पर क्या उसको सेब दिख रहा है? अभी नहीं, अभी सेब दिखना तो चालू नहीं हुआ, पर रेट उसका बढ़ चुका है। 3 साल बीत गए, पौधा इतना हो चुका है, सेब अभी भी नहीं आया है। पर अगर आप किसान इसको बेचे तो बीज के मुकाबले रेट ज्यादा मिलेगा या कम? ज्यादा। ज्यादा। अब मान लीजिए कि एक बकरी आई और आके पौधे को थोड़ा सा खाकर इतना कर गई, ठीक है जी, रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर क्या किसान इस पौधे को ध्यान देना बंद कर देगा? नहीं। क्यों? नीचे आ गया रेट, तो इसमें ध्यान देना बंद क्यों नहीं करेगा? क्या पता है उसको? ग्रोथ होगा। और ग्रोथ क्यों होगा? क्योंकि ये नेचुरल है। और कब तक ग्रोथ होने के चांसेस बने रहेंगे? जब तक उसकी केयर करते रहेंगे और जड़ मौजूद है। जब तक ये जड़ मौजूद है, पौधे के वापस बढ़ने के चांसेस बना हुआ है। सही कह रहा हूं सर? अब मान लीजिए 5 साल बीत गए, पौधा इतना हो चुका है, सेब अभी भी नहीं दिखे। अब वो अगर इसको बेचे तो रेट ज्यादा मिलेगा या कम? ज्यादा। मान लेते हैं 10 साल बीत गए, पूरा पेड़ लग चुका है, अभी फल नहीं आए। इस समय पे अगर वो बेचे तो रेट ज्यादा मिलेंगे या कम? ज्यादा। और ज्यादा मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि सेब आ चुका है। अब 100 में से 99% केस में किसान सेब बेचेगा या पेड़? सेब बेचेगा। 99% केस में क्या बेचेगा वो? सेब। पेड़ नहीं बेचेगा, सेब बेचेगा। क्यों? क्योंकि फल लग चुका है। अब मैं आपसे बहुत अहम बात जानना चाहता हूं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कहावत सुनी हो कि मेहनत की सब्जी बहुत मीठी होती है? ध्यान से सुन लो, मैंने बोला क्या है? नहीं नहीं, मैंने पूछा है क्या किसी ने कोई ये कहावत सुनी है कि मेहनत की सब्जी बहुत मीठी होती है? किसी ने नहीं सुना। नहीं। मेहनत का क्या मीठा होता है? फल मीठा होता है। फल। तो मेरा सवाल यह है कि बड़े बुजुर्गों ने मेहनत का फल क्यों बोला, मेहनत की सब्जी क्यों नहीं बोली? क्योंकि सब्जी मीठा नहीं होता ना। चीनी डाल दी उसमें। फल मीठा होता है। संतरा भी मीठा नहीं होता, खट्टा होता है। गाजर भी मीठा होता है। सब्जी एक दवा कटिया। गाजर मीठा होता है सब्जी में। हाँ जी। शकरकंद आलू भी मीठा होता है। शकरकंद आलू भी होता है। मेहनत का फल क्यों बोला गया? क्योंकि फल लगने में वक्त लगता है, और जब लगता है तो फिर हर साल लगता है। इस बात को समझिए सर। आज आपकी
जनरेशन सब्जी लगाए, 7 पुश्तों तक आप सब्जी लगाते रहिए। 7 पुश्तों के बाद भी आपको सब्जी उगाने में उतना ही वक्त लगने वाला है जितना आपकी 7 पुश्तों पहले लगता था। सब्जी कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकती, कभी आपको टाइम फ्रीडम नहीं दे सकती, कभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती, क्योंकि सब्जी लगाने के लिए बार बार उतना ही वक्त लगाते रहना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत का फल बोला गया। तो दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आकर आपको शॉर्ट टर्म में मुनाफा दिखा रहा है, यानी कि वो आपकी लालच जगा रहा है, तो 100 में से 99% केस में आपको धोखा देके जाएगा। कि लालच बुरी बला है, ये हमारे लोगों में बोली गई है। और चक्कर क्या है, हम में से ज्यादातर लोग आज फल उगने तक का इंतजार नहीं करना चाहते। हम में से हर एक व्यक्ति शॉर्टकट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं। यही वजह है कि बार बार धोखा खा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है। अब इस एक बात को समझिएगा सर, अब इस पेड़ से मैं आपको बिजनेस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम में से कई लोग प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में रहे होंगे, रहे हैं। क्या क्या चीज की मार्केटिंग करी है लोगों ने? एलोवेरा बेचा किसी ने, तुलसी बेची है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब आप तुलसी बेचने गए तो वो फल था या पेड़? फल, बिजनेस का फल था ना तुलसी। पर जब वो तुलसी या फिर आपने एलोवेरा बेचा होगा तो क्या उस एलोवेरा का पौधा लगा होगा? जो एलोवेरा बॉटल में है वो क्या उसका कभी पौधा लगाया गया होगा? उस एलोवेरा का कोई पौधा नहीं लगा होगा। कहां से आया? ऊपर से, कायनात से उतर के खुद ही आया डायरेक्ट बॉटल में। क्या हुआ भाई? कौन गिरा? हमें बताओ। हाँ जी सर, सबका ध्यान अंदर खींचने के बाद मैंने इतनी मेहनत से लगाया था और कह रहे कोई बात नहीं। मतलब मेरे पूरे किए धरे में पानी भरने का कहते कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताएं सर, जब आपने एलोवेरा बेचा तो प्रोडक्ट बन चुका था, नहीं बन चुका था? बन चुका था, यानी कि उसका पेड़ कभी तो किसने लगाया होगा, तभी वो एलोवेरा बना सर। वो किसी फैक्ट्री में बना होगा तो फैक्ट्री भी किसने लगाई होगी? जिस मशीन पे वो बना होगा वो मशीन भी किसने लगाई होगी? जिस बॉटल में वो डला होगा उस बॉटल में भी किसने पैसा लगाया होगा? लगा होगा। आप और मैं कब एंटर करें उसके अंदर? जब वो बेचने के लिए तैयार हो चुका था। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं सर? हाँ जी, सही कह रहा हूं। यानी कि आप और मैं कब आए? फल लगने के बाद। मीठर में हम कब आ चुके हैं? फल लगने से पहले। मीठर का फल तो भी लगा ही नहीं है भाई। मीठर तो कह रहे हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है। तो मीठर में तो अभी फल लगा ही नहीं है। तो अभी आप कहां पर हैं? शुरुआत में ये थोड़ा ऊपर पहले से। अभी हम यहां से यहां के बीच में हैं। और यही बात हम अभी तक समझ नहीं पा रहे कि अभी हमारा फल लगने में वक्त है। अभी हमारा फल लगने में कोई बात नहीं, आदत है। देखो बच्चा जो है, बच्चा रोएगा। अभी हमारा फल लगने में वक्त है। और पैसा कमाने का वक्त भी यही है, क्योंकि पैसा कमाने के 3 चरण होते हैं। पैसा कमाने का सबसे पहला चरण होता है डी,
जिसको बोला जाता है डेवलपर। आप मुझे बस एक बात बता दें अपनी जिंदगी में से एक जगह जहां पर आप फल लगने से पहले एंटर करे हैं कभी भी। आज तक हमने कोई ऐसा काम करा ही नहीं है जिसमें हमारी एंट्री फल लगने से पहले हो चुकी हो। और इसीलिए हमें को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है भीतर में। इसीलिए हमारे को ये बात समझ में आ नहीं रही कि मीथर में हो क्या रहा है। सर माइक दू चाहिए? बोला खाली हो गया, ले लो। अरे कोई बहुत जरूरी बात होगी करने की है? नहीं देखो कोई जरूरी बात है तो ले लो भाई माइक। अभी तक हम कहीं पर भी फल लगने से पहले आए ही नहीं हैं। और आज हम मीथर में कहां पर आ चुके हैं? फल लगने से पहले पैसा कमाने के लिए जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है डेवलपर का, जो उस प्रोडक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू करता है। दूसरी भाषा में बोलूं तो किसान, जिसने बीज डाला था, जिसको ये दिखा प्रोडक्ट, जिसको ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार इस इंडस्ट्री में कुछ किया जा सकता है, वो डेवलपर है। अगला जो स्टेज आता है पैसा कमाने का वो आता है आई, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। जब इस किसान के पास पैसा नहीं होता तो ये किसान जाता है बैंक के पास, ये किसान जाता है साहूकार के पास, ये किसान जाता है जमींदार के पास कि भाई मुझे पैसा दे, मैं इस बीज से सेब का पेड़ लगाऊंगा और उस सेब में मुनाफा तेरा भी होगा और मेरा भी होगा। यही होता है। तो दूसरा स्टेज क्या आता है सर? इन्वेस्टर। और तीसरा स्टेज आता है पी, प्रमोटर। जब ये सेब लग के तैयार हो चुका होता है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका होता है, तो आपके और मेरे जैसे मार्केटर को अंदर लाया जाता है कि अब जाके दुनिया को इस प्रोडक्ट के बारे में बता और इसको बेच। अभी तक आप और मैं तीसरे चरण के एंट्री करते रहे हैं। जब तक हम प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में रहे थे, हम हमेशा प्रोडक्ट के एंट्री करने के बाद ही आते रहे हैं, उससे पहले तो हमने कभी एंटर किया ही नहीं। इसीलिए जब भी हमारे हाथ में चीज आती थी तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती थी, वो सारी की सारी डेवलपमेंट के बाद आती थी। पर अब हम किस स्टेज में हैं? जब अभी पेड़ लग रहा है। मीथर की हर प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि जी हमारा रोड मैप 2027-2028 तक है। वो क्या मतलब है कि अभी हम पूरे के पूरे प्रोडक्ट बने ही नहीं हैं, हम भविष्य की टेक्नोलॉजी है। तो भाई जब भविष्य की टेक्नोलॉजी है तो अभी आज प्रोडक्ट लगा ही नहीं है। पर चैलेंज ये है कि हम शायद अभी तक आपको ये बात समझा नहीं पाए कि भैया अभी आपको फल दिखेगा भी नहीं। अगर आपको फल ही देखना है तो आप अभी जाइए 2030 में वापस आइएगा, पर उस समय तक कमाने का कोई मौका बचा होगा नहीं। क्योंकि पी के आने के बाद अगला नंबर आता है किसका? सी का, जिसको हम बोलते हैं कष्ट से मर। कस्टमर, ये बेचारा सारी जिंदगी पैसा दे दे के ही मरता है। इसके जिंदगी में कमाने का कुछ नहीं लिखा हुआ, ये जहां भी जाएगा खर्चा करके ही आएगा। ये एलोवेरा खरीदेगा, खर्चा करेगा। अब इस बात को समझिए, जब आप और मैंने फेसबुक का इस्तेमाल करना चालू किया तो क्या उससे पहले कोई व्यक्ति फेसबुक को यूज कर रहा था? या दुनिया का जब पहला अकाउंट फेसबुक पे बना होगा, पहला, दुनिया का पहला, क्या उससे पहले कोई व्यक्ति फेसबुक को यूज कर रहा था? कर रहा था सर। ये दोनों, एक डेवलपर और एक इन्वेस्टर फेसबुक पे उससे पहले थे। आप और मेरी एंट्री तब हुई जब फेसबुक की एप्लीकेशन पूरी बन गई और हमें उसको प्रमोट करने पे लगाया कि तू अपनी फोटो डाल और दुनिया को
आके बता कि सेल्फी मैंने ले लिया, ले ली मैंने, फोटो डाली है, देखो आके। हमें क्या कराया गया? हमें मुफ्त का प्रमोटर बनाया गया। फेसबुक ने हमारे को मुफ्त की नौकरी पे लगाया, केवल एक प्लेटफॉर्म देकर। फोटो मैंने अपने टाइम से ली, फोटो मैंने अपने फोन से ली, अपलोड मैंने अपने खर्चे पे करी, गाया मैंने जाके दुनिया को, कमाया किसने? तो हम उसके मुफ्त के एम्प्लॉई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में तो प्रोडक्ट बेचने में फिर पैसा मिलता है, हमने उसका प्रोडक्ट बेचा, उसके बदले हमारे को कुछ भी नहीं मिला। उसने हमारे को नौकरी पे लगाया, पर लगाया कब? सेल लगने के बाद। एलोवेरा कंपनी ने हमें बेचने पे लगाया कब? एलोवेरा बेचने बनने के बाद। किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री कब करे? ये लगने के बाद। मतलब कमाने के पहले 2 चरण तो ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। फेसबुक के आप और मैं यूजर हैं, YouTube के आप और मैं यूजर हैं, हम उससे कुछ कमा नहीं रहे। तो आज जब अगर आप मुझसे आगे कहते हैं कि भाई मीटर की ये चीज परफेक्ट नहीं चल रही, तो मुझे समझ में आता है भाई नहीं चल रही, क्योंकि मैं अभी डेवलपमेंट फेज में हूं और मैंने नहीं बोला कभी भी कि मैं एक फिनिश प्रोडक्ट बन चुका हूं। और इस दौरान बहुत बार ऐसा होगा कि बकरी आके मेरे पत्ते खा के जाएगी। पर अगर आपको किसान हो तो यह आपको नजर आना चाहिए कि जड़ अभी जिंदा है, क्योंकि किसान तब तक पानी डालता नहीं छोड़ता जब तक उसको जड़ समझ में आ रही है। तो आज आपको मीटर इसलिए समझ नहीं आ रहा, या मीटर का रेट ऊपर नीचे होने पे इसलिए आपके दिल पे डुगडुग हो रही है, क्योंकि आपको जड़ नजर ही नहीं आ रही। या मैं बोलूं, आपने जड़ समझने की कभी कोशिश ही नहीं करी कि आखिर मीटर पैसा कैसे कमाएगी। सवाल ये होता है, कोई दुनिया में इंसान ये नहीं बता सकता कि ये कंपनी 10 साल बाद कैसे दिखेगी। कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि इस कंपनी की गारंटी क्या है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसी रास्ते पे चलकर बाइनेंस ने पैसा कैसे कमाया और हम कैसे कमाएंगे। और हमारे में एक कहावत होती है, आपने भी होगी शायद, कि दूध देती गाय को कोई घर के बाहर नहीं निकालता। सुनिए कहावत, कमाऊ पूत को कोई घर के बाहर नहीं निकालता, और मुनाफा देने वाली कंपनी को कभी कोई बंद नहीं करता। तो अगर आपको कंपनी की स्टेबिलिटी जांचनी है तो बस एक ही चीज चेक करनी है कि अगर इस कंपनी को हम पैसा देना बंद कर दें तो क्या इसके सर पे कोई लायबिलिटी है, अगर हाँ तो क्या, और नहीं तो क्या। और अगर हम पैसा नहीं देंगे तो ये कमाएगी कैसे? क्योंकि हमें क्या लग रहा है, कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं और उस पैसे से कंपनी चल रही है, ऐसा हमें लग रहा है। पर यह पूरी तरीके से गलत है। और लंच के बाद मैं आपको यह बात पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से क्लियर करूंगा कि क्यों आप लोगों को यह गलत फहमी है कि कंपनी आपके दिए हुए पैसे से चल रही है। आपके दिए हुए पैसा से तो कंपनी की दाढ़ के अंदर जीरा भी नहीं आ रहा। और ये मैं साबित करूंगा, कोई कहानी पे नहीं, एक्सेल शीट बनाकर आपके सामने। समझना क्या है, कोई कंपनी कब तक चलेगी? जब तक उसके पास मुनाफा आता रहेगा। तो अगर आज आप अपने आप से सवाल करें कि आज आप कंपनी को पैसा डालना बंद कर दे, मान ले कि हम किशनगढ़ में लगभग 250 लोग बैठे हुए हैं, 300 लोग, और यही पूरी मीटर है, इसको मान लेते हैं एक बारी को लिए, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी, हाँ जी 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 ठीक है। भाई देखो, जिंदा हो तो बताओ जिंदा हो, और अगर मुंह से नहीं बता सकते तो दिस मीन्स यस, दिस मीन्स नो, दिस मीन्स आई डोंट नो, कैसे करके बातचीत करते हो, ठीक है। आप अपने आप से सवाल पूछे कि मान लीजिए, फर्ज करते हैं
कि आप ही पूरी मीथर की कम्युनिटी है और आज आप मीथर को 1 भी रुपया देना बंद कर दें, तो मीथर की आपके प्रति जिम्मेदारी क्या है? मीथर में आपको लौटाना क्या है? बताइए। आप लोग मीथर है, मीथर की कम्युनिटी है, आपने आज के बाद मीथर को पैसा देना बंद कर दिया, आप एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगा रहे, ठीक है जी, आपने एक भी ज्वाइनिंग लगाना बंद कर दिया आज के बाद, तो मीथर ने आपको क्या लौटाना है? कुछ नहीं। जो बोले आपको कुछ देना ही तो भागो क्यों? बताओ भाई, आप काम करोगे तो उसका पैसा आपको जाएगा, बट अगर आपने काम नहीं किया तो मैंने आपको कुछ देना ही नहीं है भाई, मैंने आपको देना क्या है? बताओ। क्वाइन देना है, एग्जैक्टली। यहां पे कितने लोग हैं जो फाइनेंस को जानते हैं? जानते हैं? ओके। फाइनेंस का जो क्वाइन आया था कितने रुपए में लॉन्च हुआ था? आप शांत करो, कितने रुपए में लॉन्च हुआ था? हाँ जी, 2.5 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था लोगों ने पहली बार? हाँ जी भाई, कोई तो जानता होगा, शायद 8 रुपए में होगा नहीं, जिसको पता है वो पूछो, तुक्का नहीं पूछा। नहीं पता? नहीं पता। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो, किसने बोली ये बात? फ्री में बांटा था। तो मुझे मतलब ये भी जोरदार तालियां करने की होगी थी जब क्वाइन फ्री में बटा था, यानी कि क्वाइन की कोई कीमत ही नहीं थी, ठीक है ना सर? तो मुझे ये भी बता दो कि फ्री में बटने वाला क्वाइन $350 का हुआ कैसे? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बता दी कि फ्री में बटा था, मतलब फाइनेंस की तरफ से क्वाइन से कोई पैसा नहीं कमाया गया, फाइनेंस ने अपने क्वाइन फ्री दिए। तो दूसरा सवाल ये है, वो क्वाइन जिसको मुफ्त में बांटा गया था, आज उसकी कीमत $350 क्यों हो गई? डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ी क्यों? सप्लाई लिमिटेड है, समझ में आया, पर डिमांड क्यों बढ़ी? लोगों ने उसको मांगा क्यों? एसेट है, किस बात की एसेट है? किस बात पर एसेट है? उस एसेट से हो क्या रहा है? करा क्या उसने ऐसा? ये धंधे का आंसर है। आपको बाजार में हर नौसिखिया आदमी एक जवाब दे सकता है, रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि डिमांड और सप्लाई का अंतर है। पर सवाल ये है कि कोई आदमी इस सेब की डिमांड करेगा क्यों? इस सेब से कुछ तो होना चाहिए ना भाई। ईंट की डिमांड इसलिए की जाती क्योंकि घर बनता है, सेब की डिमांड इसलिए की जाती क्योंकि पेट भरता है। तो फाइनेंस के इस पेड़ पे क्वाइन लटका हुआ था, जो क्वाइन इसने मुफ्त में दे दिया था। तो दूसरे आदमी ने पहले वाले आदमी को पैसा देके ये क्वाइन खरीदा क्यों? सवाल इस बात का आंसर ढूंढना है। और जिस दिन आपको इस सवाल का आंसर समझ में आ गया, आपको धंधा समझ में आएगा। क्योंकि क्वाइन अगर प्रोडक्ट है तो फाइनेंस ने तो प्रोडक्ट मुफ्त में दिया था, यानी कि पेड़ वाले ने, किसान ने अपने से मुफ्त में बांट दिए, यही हुआ। अब दूसरा आदमी आया और कहा तेरे पास सेब है, तेरे को मुफ्त में मिला है, मुझसे 10 रुपए दे दे और ले आ सेब। सवाल ये, दूसरे आदमी को ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि जो सेब किसान ने मुफ्त में बांटे हैं वो उसको जाके 10 रुपए में खरीद रहा है, और 10 रुपए वाले से दूसरा आदमी गया और जाके 20 रुपए में खरीद लिया, और तीसरा आदमी गया जाके 50 रुपए में खरीद लिया, चौथा आदमी गया जाके 100 रुपए में खरीद लिया। हाँ जी सर। अरे लिमिट तो था, पर जरूरत क्या थी उस क्वाइन की? कर क्या रहे हो उस क्वाइन का? सेब समझ में आ गया कि 100 ही सेब थे, पर इस सेब से कुछ हो रहा होगा, तभी तो ये कोई सेब खरीदेगा, क्योंकि देने वाले तो मुफ्त में दिए। जिसके सेब है उसने तो मुफ्त में दे दिए, और दूसरा आदमी उस सेब के पैसे दे रहा है, क्यों? समझने वाली बात ये है।
और यही धंधा है जिसको मैं लंच के बाद समझाऊंगा। क्यों मुझे लंच के बाद ना बुलाना? खाना खाने आए हो सब यहाँ पर, आओगे ना बाद में वापस? देखो मुझे पता है आप लोग सिर्फ खाना खाने आए हैं, इसलिए लंच के बाद समझाऊंगा ताकि वो सिर्फ खाना खाने आए और जाए। मैंने बताया था मैं 22 साल से सेल्स में हूं और मेरी बीवी क्योंकि साल में कभी बहू है बहुत देखती है और वो हर बार सीरियल को ऐसे टाइम पे छोड़ते हैं कि अगला सीरियल देखा जाए। तो मैं भी इस पे लंच पे इसी टाइम पे करूंगा कि अगला लंच के बाद आया जाए, ऐसे थोड़ा नहीं। अपन तो सासी भाई कभी बहू वाली बात करेंगे ना मेरे भाई। तो बिजनेस इस बात को समझना है सर, क्योंकि फाइनेंस आज हिंदुस्तान की या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है, पर उसने कॉइन के पैसे आपसे कभी लिए ही नहीं। उसने कभी आपसे फाइनेंस कभी पैसे लिए ही नहीं। एक और उदाहरण देता हूं, पेटीएम, फोन पे हम यूज कर रहे हैं। एक कंपनी जिसने आपसे कभी पैसा नहीं लिया बल्कि अपनी जेब से आपको पैसा दिया है, आज वो कई बिलियन डॉलर कंपनी की मालिक है। एक ऐसी कंपनी जो आपको अपनी जेब से पैसा दे रही है, आपसे रुपया नहीं लिया, पर आपके चलते वो कई 100 करोड़ की मालिक बन गई। कैसे? यानी कि हमारे को धंधे में कुछ ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही। व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, क्या आपको पता है व्हाट्सएप की कीमत कितनी है? अगर आज आप मार्क जुकरबर्ग जिसकी कंपनी है व्हाट्सएप, उसके पास जाओ, बोलो मुझे व्हाट्सएप खरीदना है, तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा आपको मार्क जुकरबर्ग को ये व्हाट्सएप खरीदने के लिए? कितना पैसा? सिर्फ गूगल पे जाओ, सर्च करो नेट वर्थ ऑफ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप की नेट वर्थ चेक करके बताओ मुझे फटाफट। करो ना भाई, चेक करो, करो चेक करो। समझ में आ रहा मतलब 98.56 आगे क्या है उसके? डॉलर। ये 7 बोलो मेरे भाई। 99.56 बिलियन डॉलर। मोटा मोटा पकड़ लेता हूं 100 बिलियन डॉलर, और 1 बिलियन डॉलर की कीमत है 8800 करोड़ रुपए। यानी कि इस कंपनी की जो आप मुफ्त में रोज खेल रहे हो, इसकी कीमत है 8,80,000 करोड़ रुपए, और एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मुफ्त में दिया गया है। क्यों? और अगर इसने आपसे कभी पैसा नहीं लिया और इसने आपको कभी ऐड भी नहीं दिखाई, तो फिर ये 8,80,000 करोड़ की कीमत है किस बात की? ये धंधा है। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट बेस में थे, प्रोडक्ट बेस का एलोवेरा समझ में आता था, एलोवेरा दिखता था, पर टेक्नोलॉजी में एलोवेरा दिखता नहीं है। और ज्यादातर व्यक्ति हम इसीलिए कंफ्यूज है कि ये एंड पॉइंट दिख तो रहा नहीं, इसका होगा क्या भाई? क्योंकि हमें जमीन दिखती है, आदत है। पेन दिखता है, इसको बेच के पैसा आएगा, समझ में आता है, आदत है। जमीन बेच के पैसा आता है, दिखता है। पानी की बोतल बेची, पैसा आया, दिखता है। ये कॉइन दिख ही नहीं रहा, और इससे भी पैसा आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये हमें दिख नहीं रहा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इस जड़ को समझना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि इस पेड़ पर कितने आम या कितने सेब और कितने प्रकार के सेब लगेंगे, और ये पेड़ क्या है? हमने भी धंधे की केवल 3 बातें समझी है। जड़, जिसपे पेड़ लगेगा, ये पेड़ लगने के बाद सेब आएगा या नहीं आएगा, सेब आएगा तो बिकेगा या नहीं बिकेगा, और बिकेगा तो कोई इसको क्यों खरीदेगा, और क्यों इसका हर बार दाम बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझना है हमें। आया सर यहां तक क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको फटाफट समझाता हूं कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो क्या है, वेब 3 है।
और वो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अभी हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, हम डेवलपमेंट फेज में हैं। आपको प्रोडक्ट कंप्लीट कब दिखेगा? सन 2030 में। सेब कब दिखेगा? सन 2030 में। मगर अगर 2030 में आप आएंगे तो सेब खाने आएंगे, तब तक आपके लिए उससे कमाने के मौके जा चुके होंगे। इसलिए आपको आज इस बात को समझना जरूरी है कि आज बैठकर आप मौके को कैसे पहचानेंगे। ठीक है सर? अब एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नाम की कोई बीमारी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पता है? बाकी को नहीं पता? बैटरी वाली गाड़ियां आजकल आ रही हैं, ये पता है? पता है नहीं पता? भाई बता दो तो। सबको भूख लग गई क्या? ऐसा सदमे में गए? पता है? अब मेरे 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। आज जितनी बैटरी वाली गाड़ियां बिक रही हैं, सन 2030 में बैटरी वाली गाड़ियां बिकना बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है। सरकार, देश की सरकार और दुनिया की सरकारें इस तरफ क्या कोशिश कर रही है कि बैटरी वाली गाड़ियों का प्रयोग बढ़े? कर रही है? ओके। क्या बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं कि ये टेक्नोलॉजी बढ़े? यस। यानी कि सरकार भी कोशिश कर रही है, कंपनियां भी कोशिश कर रही है, और आपको भी लगता है कि आने वाले टाइम में इसका प्रयोग बढ़ेगा। सही कह रहा हूं? तो यानी कि जो कंपनियां आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में डील कर रही हैं, उनके शेयर्स के दाम भविष्य में बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। हाँ जी, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने उनके शेयर खरीद के रखे भी हुए हैं। खरीदा शेयर? मैं पूछ लूंगा कौन सा है? नहीं खरीदा हुआ? शेयर अलग। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इस बात का तो ज्ञान है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी? आपको इस बात का भी ज्ञान है कि गवर्नमेंट भी बड़ी पॉजिटिव है इसके मामले में? आपको इस बात का भी ज्ञान है कि कंपनियां भी इस पे लगी हुई हैं? आपको इस बात का भी ज्ञान है कि इनके दाम भी बढ़ेंगे? बस ये बता दो कि इसका शेयर क्यों नहीं खरीदा हुआ? क्योंकि एमकॉइन की तो आपको जो चिंता है, पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में तो आपको पता है ना, तो फिर क्यों नहीं खरीदा इसका शेयर? हाँ जी, अभी तो बताया सबने तो हाथ खड़ा करे, उन्हीं तो पूछा मैंने, काहे को कर रही जानकारी दी थी। अब मेरे 3 सवाल पूछे, तीनों पे हाथ करा आप लोगों ने कि डिमांड बढ़ेगी, हाँ। सरकार सीरियस है, हाँ। कंपनियां पैसा खर्च कर रही है, हाँ। दाम बढ़ेंगे, हाँ। फिर अब जानकारी नहीं हो, कितनी जानकारी चाहिए? नहीं सर, जो पैसा नहीं कमाना चाहता, जो केवल सोचता रहता है, वो इंतजार करता रहता है कि भैया पहले हो जाए फिर सोचूंगा। हम मौकों को तलाशना और मौकों को पकड़ना और मौकों को पहचानना जानते नहीं। आज जिस स्टेज पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, आप देखो हम में से कोई बहुत ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज नहीं कर रहे, मगर हम में से हर एक को पता है कि आने टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बढ़नी है और उस कंपनी के दाम भी बढ़ेंगे, मगर फिर भी हमने शेयर खरीद के नहीं रखा हुआ। क्योंकि क्यों? कोई आके हमें बता नहीं रहा और हम खुद ढूंढने की मेहनत कर नहीं रहे। ठीक वैसे ही सर, आज Web3 के बारे में आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आज सरकारें इसके बारे में पॉजिटिव बात कर रही हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। आज फेसबुक जैसी कंपनी, अमेज़न जैसी कंपनी, सोनी जैसी कंपनी इन पे काम कर रही है। धीरे धीरे कस्टमर्स इसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्त में वो हर कंपनी जो इसके ऊपर सही ढंग से काम कर रही है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं, वो हर पेड़ फल देगा। हमें बस उस प्रोजेक्ट को समझने की जरूरत है जिसकी जड़ें मजबूत हो और उसको पकड़कर बैठने की जरूरत है। हम में से कई लोगों ने इस समय पर अपने एमकॉइन बेचे होंगे,
मैं हाथ नहीं खड़ा कर पाऊंगा, पर मुझे पता है बेचे होंगे। पर जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आपने एम कॉइन बेचा तो बेचा किसको? जब आपने एम कॉइन बेचा तो किसी ने तो खरीदा है, तभी बिका है। सही कह रहा हूं? जब आपने एम कॉइन बेचा तो खरीदा किसने? हाँ जी, हम में से ही किसी ने। यानी कि एक सिचुएशन में एक आदमी एम कॉइन को बेच रहा है, उसी सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति एम कॉइन को खरीद रहा है। जो दूसरा व्यक्ति एम कॉइन को खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? कि आज जो चीज का रेट गिर के $1.5 पे आ गया है, कल को गिर के $1 पे आएगा, इसलिए नहीं। किसने खरीद रहे थे वो? कि रेट ऊपर जाएगा। यानी कि खरीदने वाले हर इंसान को इस बात का भरोसा है कि रेट ऊपर जाएगा, पर वो भरोसा आपको नहीं है। क्यों? और जरा सोच के बताओ, आपके हिसाब से जिसने इस समय पे एम कॉइन को बेचा है वो मीटर में ज्यादा पैसा कमा रहा होगा या जिसने खरीदा है वो ज्यादा कमा रहा होगा? यानी कि जो खरीदा है वो मीटर में ज्यादा कामयाब है, और मीटर के अंदर का ज्यादा कामयाब व्यक्ति इस समय पे गिरते रेट पे एम कॉइन को खरीद रहा है और आप उसी समय पे एम कॉइन को बेच रहे हैं, तो दोनों में से ज्यादा समझदार कौन निकलेगा बाद में? तो ये बात समझने के लिए मेरा अवतार लेके आना ही जरूरी था। ये बात आपने नहीं सोची, बुलाया था। क्योंकि जिस भी टाइम पे कोई व्यक्ति किसी चीज को बेचता है तो कोई दूसरा जानकार उस चीज को खरीदता है। आज हम अपनी गाड़ी बाहर जाके बेचे 1.5 लाख में, जो आपके लिए खटारा हो चुकी है, पर जो दुकानदार उस खटारा को 1.5 लाख में खरीद रहा है वो जानता है मैं इसको 2-2.25 लाख में बेचूंगा। जिसकी कीमत आपको समझ में नहीं आ रही, उस चीज का जानकर, उस चीज को देखकर, उसको पहचान कर आपसे खरीद रहा है। क्या कर सकते हैं? चीज कंडम तब होती है जब बाजार में उसके खरीदार मिलने बंद हो जाए। कोई मुझे कहता है सर रेट नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि आप अपनी चीज को सस्ता बेचने को तैयार हो, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं महंगे में खरीदूं। मुझे उस चीज की वैल्यू समझ में आ रही है, आपको नहीं आ रही, और आप उसको और सस्ते में बेचे जा रहे हो डर के मारे कि पिछले वाले ने 100 में बेच दिया, 90 आ गया और 80 ना आ जाए, जल्दी बेच दे। और खरीदने वाला कह रहा है अच्छा तू बेच, मैं खरीद लेता हूँ। तो अगर आप अपनी चीज को 50 में भी बेचोगे और मुझे उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, मुझे समझ में आया कि बकरी ने आगे मेरे पत्ते खाए, जड़ निकलाई, तो मैं 50 में खरीद लूंगा ना भाई। चैलेंज तब है जब आप बाजार में बेचने निकलो तो खरीदार ना बैठा हो। पर अगर आपकी चीज एक्सचेंज पे जाके रेट लगाते ही बिक रही है, इसका मतलब खरीदार तो बैठा हुआ मार्केट में आपकी चीज को खरीदने के लिए। आपको चीज रखने की वैल्यू समझ में नहीं आ रही। इसीलिए ना डर में और नॉलेज में अंतर होता है। 100 में से 99 लोग डर से प्रेरित होते हैं। वो बिना जाने समझे एक डर पर अपनी चीज को बेच जाते हैं, और यही मार्केट का सिनेरियो था, है और हमेशा रहेगा। चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया के अंदर, डर क्रिएट किया जाता है, कभी कभार जानबूझकर, कभी कभार कुछ सी चीजों पर। और जो जानकार व्यक्ति होता है वो उस डर का फायदा उठाकर सस्ते में चीज खरीद कर वापस महंगे में बेचता है, और फिर दोबारा हम ही जाके खरीदते हैं। आपको क्या लगता है आपके लीडर्स ने इस समय पे एम कॉइन खरीदा होगा या बेचा होगा? खरीदा होगा। और आपने क्या किया है? बेचा है। आपका लीडर खरीद रहा है, आप बेच रहे हैं, ऐसे को
बताइए ऐसा क्यों? तो आपको कॉन्फिडेंस आए उसके लिए आपने क्या किया? मैं भी तो वही कह रहा हूं। मुझे एक बार किसी ने बोला कि सर हमें ना भरोसा नहीं आता। मैंने कहा तो भाई तू भरोसा लाने के लिए कर क्या क्या रहा है? मान लीजिए कि नूर भाई कमरे के बाहर है और मैं कह रहा हूं नूर भाई कमरे में नहीं आ रहे, तो सवाल यह है नूर भाई को कमरे में बुलाने के लिए मैंने क्या किया? क्या मैंने आवाज लगाई कि नूर भाई आ जाओ? क्या मैंने किसी को बोलकर बुलावा भेजा कि नूर भाई को बुला लाओ? नहीं। तो अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा तो मेरा सवाल यह है कि भरोसे को लाने के लिए आपने किया क्या है? कंपनी हर रोज रात को 8 बजे मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, क्या आपने अटेंड करी? नहीं। कंपनी हर शनिवार हर मंगलवार को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, क्या आपने अटेंड करी? नहीं। तो क्या कंपनी के अपने एंड पे करे हुए कामों में कोई कमी आई है? नहीं। कंपनी तब भी मीटिंग कर रही थी, कंपनी अब भी मीटिंग कर रही है, आप तब भी अटेंड नहीं कर रहे थे, आप अब भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। और हम ही सवाल कर रहे हैं कि रेट नीचे क्यों जा रहा है? सर लंच का क्या टाइमिंग हो गया? रेडी है तो मुझे बताओ। तो सर अभी मैंने केवल आपको एक रूपरेखा समझाई है कि अल्टीमेटली अगर आपको बिजनेस को समझना है तो पहले आपके बिजनेस के नियमों को, पैसे के नियमों को समझना जरूरी है। लंच के बाद हम पूरा का पूरा, क्योंकि जब तक मैं आपको बिजनेस के नियम नहीं समझाता और आके सिर्फ मीटर समझाता तो मैं वही हलवाई होता जो आके बोलता मिठाई ताजी है। और आप मेरी सुनकर चले जाते हो, कहते भाई इसका तो काम ही मिठाई ताजी बोलना। इस पेड़ वाले नियम से मैं केवल यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि भैया आप अभी तक और मैं भी अभी तक सेब लगने के बाद आते रहे हैं, मगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में सेब जिसको हम समझते हैं कि यह सेब है वो सेब नहीं है, वो कुछ और है। और जिसको हम समझते हैं कि ये कुछ और है, एक्चुअली में सेब वो है। और ये मैं आपको लंच के बाद समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल करना है अभी कि ये व्हाट्सएप जिसने आपसे कभी कुछ लिया नहीं, आपको कोई ऐड दिखाई नहीं, तो ये इतना महंगा हुआ कैसे? पेटीएम जिसने आपको अपनी जेब से पैसे दिए तो इतना बड़ा हुआ कैसे? बीएनबी जिस कॉइन को मुफ्त में दिया गया उसकी कीमत बढ़ी कैसे? और एम कॉइन जो हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत बढ़ेगी कैसे और क्यों? क्योंकि अगर ये 3 नियम पेटीएम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टाटा पे जो नियम लागू होते हैं क्या वो मीटर पे लागू होंगे? यस। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि टाटा क्यों बड़ा बना, मैं आपको ये समझाऊंगा पेटीएम क्यों बड़ा बना, मैं आपको ये समझाऊंगा कि फेसबुक क्यों बड़ा बना, मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट्सएप क्यों बड़ा बना, मैं आपको ये समझाऊंगा बाइनेंस क्यों बड़ा बना। और फिर उन्हीं नियमों को मैं आपको मीटर पे लागू करके बताऊंगा कि हम बड़ा क्यों बन सकते हैं। तो अभी 2:15 हुए हैं, 2:20, हम 3:30 बजे दोबारा शुरुआत कर सकते हैं क्या सर? क्योंकि मुझे लगभग 1.5 घंटा चाहिए होगा आपसे वो बातचीत करने के लिए। और कृपया करके थोड़ा सा हल्का हल्का खा के आइएगा, क्योंकि नहीं तो बाद में बड़ा सोएंगे। मुझे आपके सोने से कोई एतराज नहीं है, बस खर्राटों से एतराज है, बाकी वाला कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना सर? तो 2:15 हुए हम। हाँ, ओवर टू यू मेरे भाई, आपने मुझे तक इतना ध्यान से सुना। 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे कोई भी एक बार सर एक बार सर के